कालजयी रचनाकार इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की प्रतिष्ठित कवयित्री महियसी महादेवी वर्मा की काव्य यात्रा एवं उनकी काव्यगत विशेषताओं को लेकर। काव्य यात्रा को जानने से पहले आवश्यक होता है कि हम कवि के बारे में, उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन, उनकी शिक्षा, उनके कार्यक्षेत्र के विषय में भी जानें। महादेवी छायावाद की प्रतिष्ठित कवयित्री रही है। बृहद चतुष्टयी रही, प्रसाद, पंत, निराला और फिर इन सबके बाद आता है महादेवी वर्मा का नाम। महादेवी वास्तव में प्रेम, वेदना और पीड़ा की साक्षात प्रतिमूर्ति रही हैं। वेदना की एक विलक्षण गायिका के रूप में वे हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और उनकी काव्य में वेदना को, पीड़ा को देखते हुए उन्हें आधुनिक मीरा कहकर के भी संबोधित किया जाता है। यद्यपि मध्यकाल में, भक्ति काल में मीरा ने जिस प्रकार से वेदना की अभिव्यक्ति की, उसका स्वरूप भिन्न है। वहाँ वो भक्ति भाव से परिपूर्ण है, गिरधर के प्रति, अपने गोविंद के प्रति पूर्णतया समर्पित भावना से युक्त है। और उसी तरह से महादेवी भी अज्ञात सत्ता के प्रति एक जिज्ञासा, एक कौतूहल को लेकर के चलती है और उस परम शक्ति के विरह से व्याकुल होकर अपनी वेदना की अभिव्यक्ति करती हैं। उस अज्ञात सत्ता के प्रति अपनी प्रणयानुभूति को चित्रित करती हैं। तो महादेवी वर्मा की जो वेदना है वे कहीं सांसारिक भी है, समाज के दुखों को, समाज के कष्टों से व्याकुल होकर के भी उसकी अभिव्यक्ति हुई है और एक अलौकिक वेदना का स्वरूप भी है। और दूसरी ओर मीरा का जो स्वर है वे पूर्णतया सगुण भक्ति से युक्त होकर के, गिरधर के प्रति समर्पण भाव से युक्त होकर के अपनी वेदना की अभिव्यक्ति की गई है। दोनों में एक साम्य दिखाई देता है। मीरा भी अपने समय के समाज से, अपने समय की कुरीतियों से, रूढ़ परंपराओं से विरोध करती हैं, उनके प्रति विद्रोह का भाव रखती हैं और अपना दृढ़ निश्चय का स्वर जो है वो मुखरित करती है। महादेवी भी इसी तरह से समाज में परिव्याप्त जो दुख है, शोषण है, पीड़ा है, उसके प्रति स्त्रियों पर हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाती हैं, उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया करती हैं। स्त्री विमर्श की बहुत बड़ी लेखिका के रूप में मानी जाती हैं। तो इसीलिए महादेवी को आधुनिक काल की मीरा कहकर संबोधित किया जाता है। माँ सरस्वती का साक्षात स्वरूप दिखाई देता है मीरा में। तो इस तरह से उन्हें देवी के रूप में भी सम्मान प्राप्त हुआ है। हालांकि इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक सुसंपन्न परिवार में 24 मार्च 1907 को हुआ। परिवार का संस्कार परंपरावादी था। उनकी माता भी दानशील थी, उदार प्रवृत्ति की थी और जो भी उनके घर में आता, जो भी उनके यहाँ कुछ याचक किसी याचना को लेकर के आता तो वे खाली हाथ नहीं लौटता था। तो वे संस्कार महादेवी में भी बाल्यकाल से ही आते चले गए। और प्रारंभिक शिक्षा यद्यपि उनकी घर में हुई और फिर उसके पश्चात इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा की और बाल्यकाल से ही कविता लेखन में उनकी रुचि जागृत हो गई थी। अपने हिंदी के अध्यापक से प्रभावित होकर के प्रारंभ में उन्होंने लेखन प्रारंभ किया ब्रज भाषा में, समस्या पूर्ति लिखने लग गई और फिर धीरे धीरे जैसे भारतेंदु युगीन कविता को देखा या द्विवेदी युगीन कविता, मैथिली शरण गुप्त आदि की कविता को देखा तो वे खड़ी बोली में लेखन के लिए प्रवृत्त हुई और उनका विवाह बहुत ही अल्प आयु में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया और जिसके कारण उनकी शिक्षा बाधित भी हुई
परंतु वह उस विवाह संबंध को स्वीकार नहीं कर पाई। एक दृढ़ निश्चय से युक्त थी। उनके जो ससुर थे वे महिलाओं की शिक्षा के विरुद्ध थे, तो इन्होंने उसका विरोध किया और संबंध विच्छेद कर दिया और उसके बाद उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वहीं से बीए किया, संस्कृत में एमए किया और 1933 में वहीं प्रयाग में ही, प्रयाग महिला विद्यापीठ में ही प्राचार्य बन गई। एक लंबे समय तक वे प्राचार्य के रूप में रहते हुए बालिकाओं की में संस्कार उत्पन्न करती रही और फिर तत्पश्चात वे वहाँ की कुलपति भी बनी। भाषा, साहित्य, संगीत, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, इन सब में उनकी रुचि रही है। जहाँ तक हम उनके व्यक्तित्व की बात करें तो महादेवी का व्यक्तित्व बड़ा सौम्य है, बड़ा सहज स्वरूप रहा है। एक संवेदनशील महिला के रूप में वे समाज में प्रस्तुत होती हैं। सहृदय है, दृढ़ निश्चयी है, जो निश्चय कर लिया, जो संकल्प ले लिया उस पर दृढ़ रही हैं। जैसे उन्होंने प्राचीन परंपराओं को, रूढ़ परंपराओं को के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो अपनी विचार पर, अपने चिंतन पर दृढ़ रही और इस तरह से शिक्षा प्राप्त करके फिर महिलाओं को शिक्षित करने का एक दृढ़ संकल्प ले लिया और वो आजीवन उस संकल्प का निर्वाह करती रही। आस्था युक्त रही है अपनी परंपराओं के प्रति, भारतीय संस्कारों के प्रति। उनके मन में एक आस्था का, एक विश्वास का भाव सदैव विद्यमान रहा है। महादेवी एक कुशल चित्रकार भी थी, बहुत सुंदर चित्रकारी करती थी और उनकी अपनी जो कविताएं लिखती थी वो चित्र बनाती थी और उन चित्रों पर कविता फिर लिखती थी। तो एक तरफ वो शब्द तुलिका का प्रयोग करती थी, शब्दों से चित्रात्मक कविता बनाती थी और दूसरी ओर वे चित्रों का भी करती थी और इनकी कविताओं में चित्रों जैसी संरचना का एक आभास मिलता है। स्त्री विमर्श की एक सशक्त लेखिका के रूप में हमारे सामने आती हैं। उनके हम रेखा चित्र देखते हैं, उनके हम संस्मरण देखते हैं और स्त्रियों पर हो रहे शोषण के विरुद्ध वे बहुत तीव्र गति से बहुत कठोर लेखनी चलाती हैं और साहित्य में महिलाओं की भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित की, क्योंकि साहित्य में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा। कवि सम्मेलन होते थे तो उनमें कविता गान करने वाले, कविताएं प्रस्तुत करने वाले पुरुष ही रहते थे। महादेवी जाती थी उनमें कविता प्रस्तुत करने के लिए, तो परंतु उन्हें कहीं ये आभास होता था कि उस पुरुष प्रधान समाज में, वहाँ कवि सम्मेलनों में महिलाओं को वे सम्मान नहीं दिया जा रहा। तो महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आए, अपनी प्रतिभा को निखारें। अब कविता करती हैं तो कविता को प्रस्तुति भी करें, उनको भी अभिव्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो इसके लिए इन्होंने कवयित्री सम्मेलन की नींव रखी। पहली बार ऐसा हुआ कि कवित्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें केवल महिला कवित्रियों ने ही भागीदारी निभाई। और इसी तरह से साहित्य को लेकर के, साहित्यकारों को लेकर के इनका मन बड़ा ही संवेदनशील था। अधिकांशतः देखा जाता है कि अपने समकालीन साहित्यकारों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव होता है, कहीं तुच्छता का भाव होता है, कहीं उनसे अलगाव का भावना होती है, पर महादेवी में ऐसा कहीं नहीं रहा। हम उनकी जब पथ के साथी रचना पढ़ते हैं तो वे अपने समकालीन साहित्यकारों के, प्रसाद के विषय में, पंत के विषय में, निराला जी आदि के विषय में, उनके व्यक्तित्व को लेकर के वे लेख लिखती हैं। और साहित्यकार संसद, इसकी स्थापना की साहित्यकारों की रक्षा हेतु, उनको सम्मान देने के लिए, जहाँ वो आकर के अपनी बात रख सके, जहाँ परस्पर विचार विमर्श कर सके। यद्यपि एक सदुद्देश्य से इस साहित्यकार संसद का निर्माण किया गया, पर वे लंबे समय तक चल नहीं पाई। पीछे कई कारण रहे, हम उन कारणों की ओर नहीं जाएंगे, पर महादेवी ने एक सद प्रयास किया था। अब हम मित्रों बात करते हैं
उनके रचना संसार को लेकर के। महादेवी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवित्री रही हैं। पद्य और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में, साहित्य की विविध विधाओं में उन्होंने अपनी प्रतिभा का विशेष परिचय दिया है। आज हम बात उनके कवि रूप को लेकर के ही करेंगे, जो उनकी पद्यात्मक रचनाएं हैं। आज केवल हम उनकी चर्चा करेंगे, परंतु वैसे उन्होंने पद्य और गद्य दोनों में ही समान रूप से लेखन कार्य किया। कविताओं संग्रह की बात करें तो उन्होंने मौलिक कविता संग्रहों की रचना भी की और उन मौलिक कविताओं का संग्रह करते हुए संकलित कविता संग्रह भी उनके द्वारा तैयार किए गए। उनकी पहली रचना जो है वो निहार है। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, ये इनकी रचनाएं हैं। निहार से लेकर सांध्य गीत तक ये जो 4 रचनाएं हैं ये छायावाद युगीन में लिखी गई हैं। उस समय इनकी सर्जना हुई है और इन चारों के गीतों का ही संकलन यामा के नाम से बाद में मिलता है। और परवर्ती काल में फिर इन्होंने दीपशिखा की रचना की और मृत्यु के पश्चात 1990 में अग्निरेखा नाम से इनकी कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ। और जो इनके संकलित कविता संग्रह हैं, जिनकी कविताएं पहले मौलिक कविता संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी थी और जो चुनी हुई कविताएं थी उनको पुनः संकलित किया गया, जैसे यामा जिसकी अभी हमने बात की, निहार से लेकर सांध्य गीत तक की चुनी हुई रचनाओं को इसमें संकलित किया गया। अनामिका, निरंतरा, परिक्रमा, संधिनी, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा, आधुनिक कवि महादेवी, ये इनके संकलित कविता संग्रह रहे हैं। और इसके अतिरिक्त महादेवी जी ने अनुवादित कविता संग्रह भी उनका है, एक सप्तपर्णा के नाम से, जिसमें उन्होंने वेदों की ऋचाओं का, वाल्मीकि की ग्रंथ का, कालिदास, भवभूति, अश्वघोष आदि की संस्कृत की कृतियों का हिंदी काव्यानुवाद प्रस्तुत किया। अब हम बात करते हैं उनकी गद्यात्मक रचनाओं की। महादेवी जी ने रेखा चित्रों की भी रचना की, संस्मरण, निबंध, कहानी, सभी क्षेत्रों में, सभी साहित्यिक विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। और रेखा चित्र भी ना तो वो पूर्णतया हम उनको रेखा चित्र कह सकते हैं, वे एक तरह से संस्मरणात्मक रेखा चित्र रहे हैं, जिनमें कहानियों की सी रोचकता भी है, जिसमें रेखा चित्रों की एक पूरी चित्रात्मकता भी है, वैयक्तिकता भी है और संस्मरण के गुण भी है। तो अतीत के चलचित्र जो 1941 में प्रकाशित हुआ, स्मृति की रेखाएं जो 1943 में प्रकाशित हुआ, ये दोनों इनके प्रसिद्ध रेखा चित्र रहे हैं। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, ये इनके संस्मरण रहे। 1956 में पथ के साथी की रचना की, 1972 में मेरा परिवार और 1973 में स्मृति चित्र। तो ये इन संस्मरण इनके मिलते हैं। पथ के साथी में अपने समकालीन साहित्यकारों को केंद्र में रखते हुए उन्होंने संस्मरण लिखे। मेरा परिवार में अपने परिवार के जीव जंतुओं को लेकर के, परिवार के सदस्यों को लेकर के उन्होंने संस्मरण लिखे। उनकी 2 कहानी संग्रह भी रहे, एक गिल्लू और एक नीलकंठ। और इनके निबंध संग्रह भी है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में प्रकाशित हुआ। 1942 में ही विवेचनात्मक गद्य, ये निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुआ। क्षणदा जो ललित निबंधों का संग्रह है 1956 में प्रकाशित हुआ। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में प्रकाशित हुआ। एक एक रचना को लेकर अलग से समीक्षा करने की, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।
तो मेरा परिवार, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, इन पर हम अलग से व्याख्यान भी देंगे क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। और निबंध संग्रह इनका संकल्पिता जो 1969 में प्रकाशित हुआ, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये भी इनका एक निबंध संग्रह है। और सप्तपर्णा जो अनुदित रचना है, जिसकी अभी हमने चर्चा भी की, 1959 में प्रकाशित हुआ। ये संस्कृत के कवियों का, उनकी रचनाओं का हिंदी काव्यानुवाद है। इसके अतिरिक्त महादेवी ने बाल कविताएं भी लिखी, ठाकुर जी भोले हैं करके, और प्रथम आयाम इस नाम से उनकी जो बाल्यकाल की के समय जो कविताएं उन्होंने लिखी, उनका संग्रह उस प्रथम आयाम में संकलित किया गया है। जो महादेवी जी की रचनाएं, जो पुरानी कविताएं बाल्यकाल की लिखी हुई मिल रही हैं, वे उसमें संकलित की जा रही हैं। तो इस तरह से महादेवी जी का विपुल साहित्य है। हम एक बात देखें, महादेवी ने भी कविता लेखन का प्रारंभ ब्रज भाषा से किया। प्रसाद ने, निराला ने, महादेवी ने, तीनों ने प्रारंभिक अपनी रचना ब्रज में की और फिर वहाँ से खड़ी बोली की ओर मुड़ गए, जबकि पंत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रारंभ ही खड़ी बोली से कविता लेखन का किया है। महादेवी में और छायावादी अन्य कवियों में एक और अंतर है, जहाँ प्रसाद, पंत और निराला विशेष रूप से, उनमें परिवर्तन आता चला जाता है। प्रारंभ वो छायावादी कविता से करते हैं और फिर आगे प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे पंत हैं, और फिर आगे वो अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर मानवतावाद की ओर मुड़ जाते हैं। निराला भी छायावाद से प्रारंभ करते हैं और फिर उनकी कविता का स्वर बदलता है और वे प्रगतिवाद की ओर, प्रगतिशील कविता करने लगते हैं। पर महादेवी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने छायावादी काल में छायावादी प्रवृत्तियों को ही केंद्र में रखते हुए छायावादी विशेषताओं से युक्त कविता की रचना की, और जब छायावाद युग का अंत हुआ तो वे छुटपुट कविताएं करती तो रहीं, जिसका संकलन बाद में अग्नि रेखा के नाम से उनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशन किया गया, परंतु वे फिर कविता से गद्य की ओर मुड़ जाती हैं। फिर उनका झुकाव गद्य लेखन की ओर हो जाता है और फिर वे रेखा चित्र, संस्मरण, जो नई साहित्यिक गद्य विधाएं थी, उनको प्रतिष्ठित करती हैं। उन गद्य विधाओं को साहित्य में स्थान प्रदान करती हैं और फिर आगे चल कर के अनेक लेखक रेखाचित्र और संस्मरण आदि लेखन में प्रवृत्त हुए। तो उनका जो बीज है, उनका प्रारंभ हम महादेवी वर्मा में देख सकते हैं। और इसी तरह से महादेवी ओजस्वी वक्ता भी रही हैं। वे सहज रूप में निरंतर धारा प्रवाह 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निरंतर व्याख्यान देती रहती थी। और उन्होंने जो विभिन्न विषयों को लेकर के समय समय पर भाषण दिए, उनके भाषणों का संग्रह संभाषण नाम से 1974 में किया गया। और महादेवी की प्रारंभिक कविताएं चांद पत्रिका में छपती थी और बाद में चल कर के महादेवी स्वयं इस पत्रिका की संपादक बनती हैं। वे स्वयं इस पत्रिका का संपादन कार्य संभालती हैं और एक इसका अंक विदुषी अंक निकला, जो बड़ा ही प्रसिद्ध रहा और संग्रहणीय भी रहा। तो इस तरह से महादेवी का एक रचना संसार जो है वो विपुल है, विस्तार लिए हुए हैं। अब हम उनकी काव्य यात्रा को लेकर के उसका जो विकास क्रम है, वे किस प्रकार से निरंतर प्रगति को प्राप्त करता गया, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला उनका कविता संग्रह जो निहार था, वो 1930 में गांधी हिंदी पुस्तक भंडार प्रयाग द्वारा प्रकाशित किया गया। 1923 से लेकर 1929 के मध्य रचित
47 कविताओं का ये संग्रह है और इस संग्रह की भूमिका हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई है। पहला कविता संग्रह है। 7 में महादेवी जी का जन्म हुआ और 1923 से उन्होंने इसकी कविताएं लेखन प्रारंभ कर दिया, मात्र 16 वर्ष की आयु में। और वे उनका एक किशोरावस्था का समय था और प्रौढ़ता का अभाव है। गीतों में कौतूहल मिश्रित वेदना की अभिव्यक्ति है। यहाँ पर वेदना है, उनके काव्य, पूरा काव्य ही वेदना का काव्य है। महादेवी के प्रारंभ से लेकर अंत तक जितनी भी कविताएं हैं अधिकांशतः वेदना से युक्त कविताएं हैं। और निहार की कविताओं में भावुकता का प्राधान्य मिलता है, अनुभूतियों में सघनता की कमी है। जो प्रारंभिक कविता संग्रह होने के कारण, एक प्रारंभ होने के कारण जो अनुभूति की एक प्रौढ़ता होनी चाहिए, अनुभूति में जो एक गहराई होनी चाहिए, वह नहीं दिखती है। भावुकता है, इसीलिए उसमें वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। निहार की जितनी भी आप कविताएं देखेंगे, सब में महादेवी जी की संवेदनशीलता, उनकी भावुकता, उनकी कल्पना, उनका कौतूहल दिखाई देता है। और निहार के प्रतिपाद्य के विषय में, उसकी विषय वस्तु को लेकर के महादेवी स्वयं कहती हैं कि निहार के रचना काल में मेरी अनुभूतियों में वैसी ही कौतूहल मिश्रित वेदना उमड़ आती थी, जैसे बालक के मन में दूर दिखाई देने वाली अप्राप्य सुनहली उषा और स्पर्श से दूर सजल मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। तो वे स्वयं मानती हैं कि उनकी अनुभूतियों में कौतूहल मिश्रित वेदना है, जिसकी अभी हमने बात की। और ये वेदना जो है वो इस तरह से है, बाल प्रयास के रूप में, एक लघु प्रयास के रूप में, प्रौढ़ता का जिसमें अभाव है क्योंकि प्रारंभिक रचना है। और दूसरी उनकी रचना है रश्मि, जो 1932 में प्रकाशित हुई। ये 1927 से लेकर 1931 तक रचित 35 कविताओं का संकलन है। और इसकी प्रसिद्ध कविता रही चुभते ही तेरा अरुण बाण, अतृप्ति, रहस्य, पपीहे के प्रति। जो छायावादी कविता में रहस्यवादिता दिखाई देती है, जिसके लिए आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि जो वेदांत का अद्वैत दर्शन है वही छायावाद में भावात्मक रहस्यवाद है। तो रहस्यात्मिकता जो अज्ञात सत्ता के प्रति एक कौतूहल का भाव है, अज्ञात सत्ता को लेकर एक जिज्ञासा का भाव है, वह छायावादी कवियों में दिखाई देता है। वे प्रकृति के प्रत्येक कण में उस अज्ञात सत्ता को अनुभव करते हैं, उनके प्रति एक जिज्ञासा का भाव जागृत होता है। पंत की हम मौन निमंत्रण कविता देखते हैं, उनकी हम नौका विहार कविता देखते हैं, अनेक कविताएं हैं जहाँ वे जिज्ञासा का भाव, ऐसा लगता है प्रकृति जो है वो मौन रूप से उन्हें निमंत्रित कर रही है। इसी तरह से महादेवी भी अतृप्ति कविता है, रहस्य कविता है, पपीहे के प्रति कविता आदि अनेक कविताओं में इस रहस्य भावना को चित्रित करती है। तो रहस्यवादिता इनकी कविताओं का एक मुख्य विषय भी रहा है। और इस संग्रह की कविताओं में अतृप्ति, वेदना ये काम्य बन गई है। मूलतः क्या होता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में संतुष्टि आए, संतोष आए, सुख आए। परंतु महादेवी की कविताएं जब हम पढ़ते हैं, वे वेदना से युक्त कविताएं हैं, वेदना की विलक्षण अभिव्यक्ति करती हैं और वे वेदना को ही अपने जीवन में सदैव धारण किए रहना चाहती हैं। और इसीलिए वे अतृप्ति की बात करती हैं, अतृप्ति से युक्त, और वेदना ही उनके लिए काम्य बन गई है। जीवन, मृत्यु, सुख दुख आदि विषयों को केंद्र में रखते हुए भी रश्मि की कविताएं रची गई हैं। और यहाँ पर कवित्री का
अनुभूति की अपेक्षा चिंतन और दर्शन पक्ष मुखरित होता है। ये उनकी काव्य यात्रा का एक दूसरा चरण है। वे विकास को प्राप्त हो रही है। जहाँ पहले चरण में अनुभूति अपने प्रारंभिक चरण में थी, केवल भावुकता थी, वहाँ वो भावुकता जो है वो चिंतन में और दर्शन में परिवर्तित हो रही है। और रश्मि की भूमिका में महादेवी ने स्वयं दुख के विषय में विचार प्रस्तुत किए हैं। दुख वास्तव में सांसारिक दुख भी होता है और आध्यात्मिक अलौकिक दुख भी होता है। जहाँ तक सांसारिक दुख की बात करती हैं महादेवी जी, तो वो कहती हैं वह दुख मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सांसारिक दुख उनका जन्म ही सुसंपन्न परिवार में हुआ था, तो आर्थिक कष्ट कभी नहीं सहन करना पड़ा। तो उनकी काव्य में जो दुख दिखाई देता है वे एक तो सामाजिक दुख, समष्टि का दुख है, और दूसरा साथ ही आध्यात्मिक दुख है, विरह का दुख है। उस अज्ञात सत्ता के प्रति जो एक अभाव है, उनकी जो कमी है, उसकी असीम चेतना का जो क्रंदन है, वह महादेवी जी की कविताओं में दिखाई देता है। और इसलिए वे कहती हैं कि मुझे दुख के दोनों ही रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। सुख व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है, वह अपने आप में सिमट जाता है, पर दुख व्यक्ति को संसार से जोड़ता है। तो इसलिए महादेवी कहती हैं कि उन्हें चाहे वो सांसारिक दुख है या असीम चेतना का दुख है, दोनों ही रूप प्रिय है। और वे जीवन में सदैव अतृप्ति की कामना करती हैं। इसलिए कहती हैं मेरे छोटे जीवन में देना ना तृप्ति का कण भार, रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसू के सागर। इस तरह से मित्रों हमने उनके 2 काव्य संग्रह की बात की। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।